और उनकी मीटिंगें तो पूरे हिंदुस्तान ने सुनी होगी, लेकिन उनकी कहानी मुझे भी पता नहीं। तो आज उनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी। ओवर टू पूजा मैडम। थैंक यू गुरुदेव। सब आपके आशीर्वाद का, आपके ज्ञान का, आपके साथ का ये परिणाम है। और वाकई में मैं बोलती हूँ, ये पूजा अरोड़ा, जो पूजा अरोड़ा है ना, ये मेरी इज्जत नहीं है, ये मेरे आरसीएम की इज्जत है जो मुझे मिल रही है। अगर आरसीएम ना होता तो शायद मैं भी यहाँ ना होती। तो बीसी सर को पहले तो प्रणाम। और आज जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, ये जो प्यार मिल रहा है मुझे, सभी भाई बहनों का प्यार मिलता है, सब मुझे अपनी छोटी बहन, अपनी छोटी बेटी, बच्ची समझ के जो मुझे प्यार करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ आज हमारे इस नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम में। जैसा बीसी सर ने बताया कि नारी सशक्तिकरण, ये तो हमने सहारा लिया, इस वर्ड को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फेमस है, चलता है। पर बोलते ना, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, फिर उन्हें याद कराया गया और फिर उन्होंने एकदम इतिहास रच डाला। तो हम बहनों को भी बीसी सर ने ये जो प्रोग्राम चालू किया ना, हमें शक्तियों को जगाने के लिए किया है, ताकि हम एक दूसरे की महिलाएं एक दूसरे की कहानी को सुनकर मोटिवेट हो सके कि भाई बाकी सारी औरतें अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। कल हमने कल्याणी दीदी की कहानी सुनी, कल मैं आरसीएम परिवार एक मैरिज में थी, पर मेरे अंदर इतनी उत्सुकता थी कि एक नया बीड़ा, एक नई जिम्मेदारी मिली और 1 घंटा में मैरिज को छोड़ के साइड में बैठ के मैंने मैडम की पूरी कहानी सुनी। कल जो कहानी आपने सुनी आरसीएम बिजनेस में, देखो 2 चीजें इंसान के पास हो तो वो कामयाब अब होना चाहिए या तो ख्वाब होना चाहिए। और कल आपने एक माँ की अभाव की कहानी सुनी, जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा, पर पता नहीं उसका खाना पाना वो कहाँ से करेगी, वो अभाव की कहानी आपने सुनी है। पर आज आप भारत की इस बेटी पूजा अरोड़ा की कहानी ख्वाब की सुनेंगे। मैं अपना परिचय दे दूं, नाम पूजा अरोड़ा है, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मम्मी पापा उड़ीसा आ गए, उड़ीसा में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, परवरिश हुई, वहां मैंने अपनी एजुकेशन को किया। डीएवी पब्लिक स्कूल उस टाइम में कहते हैं, मतलब डीएवी पब्लिक स्कूल अपने आप में ही एक बहुत ब्रांड था। हर माँ बाप जैसे तैसे संघर्ष करता है और अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देता है। तो मेरे माता पिता ने भी मुझे एक अच्छी एजुकेशन दी, जहां तक मैंने पढ़ना चाहा मैं पढ़ी। और देखते ही देखते पढ़ाई को खत्म करते ही मैं 12वीं के परीक्षा को खत्म करने के बाद, कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस कहीं ना कहीं से आपके दरवाजे में आ ही जाएगा। अगर ऊपर वाले ने आपको चुन लिया है ना, फिर आरसीएम आपको नहीं छोड़ेगा, आरसीएम आपकी झोली में आएगा ही आएगा। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस परिवार से मिलता है, दोस्त से मिलता है, रिश्तेदार से मिलता है, जानकार से मिलता है, अनजान से मिलता है। हमें आरसीएम बिजनेस हमारे पड़ोस में एक पत्रकार सज्जन जिनका नाम था नरेंद्र वर्मा, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूंगी, उनकी वजह से आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। वो बार बार हमारी मम्मी को प्रेरित करते थे कि आंटी जी आप ये आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, ये बड़े शुद्ध प्रोडक्ट है, बहुत गजब के प्रोडक्ट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनको कुकिंग का मेरी मम्मी को बहुत बहुत शौक है, तो उन्होंने उनके शौक को, उनकी चाबी को पकड़ लिया, इनको कुकिंग का शौक है तो हमारे पीछे पड़ गए प्रोडक्ट देने के लिए। और उस दिन हमारे परिवार में आरसीएम का प्रोडक्ट आया। आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, कहते हैं ना प्रोडक्ट पहले यूजर बनाओ और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो फिर से हमारे घर पे आए, हमसे फॉलोअप लिया, हमने पूछा कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। तो मेरी मम्मी ने भी उंगली उठाकर बता दिया, भैया भाई साहब आपका प्रोडक्ट गजब का लगा। और जहां ये बात गजब बोली जाती है ना, वही काले कोट पैंट वाले पीछे पड़ जाते हैं। यस सर नो, अगर मेरी बातों से मेरी बहनें सहमत है तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगी। मैं इधर सभी बहनों को देख पा रही हूँ। बिल्कुल, मेरी मीटिंग में मैं बैठने नहीं दूंगी, हाथ उठाती रहूंगी, तालियां बजाते रहना, कोई भी बात अच्छी लगे, क्योंकि ताली आपने मेरे लिए नहीं बजानी, मेरी बात के लिए नहीं बजानी, खुद के लिए बजानी है, उस बात के लिए बजानी है ताकि वो बात आपके अंदर घुस जाए और वही बात इतिहास के पन्नों में आने वाले समय में आपको एक बड़ा इंसान बनने में मदद करेगी। तो वो भी काले कोट पैंट वाले भाई साहब हमारे पीछे पड़ गए और मेरे पीछे पड़ गए, बोले पूजा तेरे 12वीं के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है। और एक 12वीं पास लड़की के पास क्या मकसद होता है, कुछ पता नहीं था, कहाँ जाना है, क्या कोर्स करना है। कभी सोचती थी एयर होस्टेस का कोर्स कर लूंगी, कभी सोचती थी मैं नेवी में चली जाऊंगी, शिप में जहाज में घूमा करूंगी, व्हाइट कोट पैंट पहनूंगी, अलग अलग सपने लिया करती थी मैं। पर उसके बाद उन्होंने बोला तू मुझे एक बात बता, क्या तू पैसा कमाना चाहती है। मैंने कहा यस सर।
बोले पूरे हिंदुस्तान की सैर करना चाहती है। मैंने कहा यस सर। बोले नाम शोहरत कमाना चाहती है। मैं कहा यस सर। मैं कहा कौन नहीं चाहता, सब कुछ चाहती हूँ। तो बोले मीटिंग में ना जाना चाहती है। मैं कहा नो सर, जो मीटिंग में कोई आना नहीं चाहता। मैं बार बार मीटिंग से भागती रही, बचती रही। और कहते ना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पहले मीटिंग में जाते नहीं थे और अब मीटिंग जाए बिना रह नहीं पाते। ये आरसीएम का जादू है जो हमारे अंदर चढ़ चुका था। तो मैं उनके साथ नाना करते करते एक दिन मीटिंग में गई। मैंने कहा मम्मी ये अंकल जी बार बार घर पे आ जाते हैं, बार बार पीछे पड़ जाते हैं। जब स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में मिल जाते हैं, ट्यूशन जाती हूँ तो रास्ते में मिल जाते हैं। आज तो इनकी आरसीएम की मीटिंग में जाऊंगी और इतनी बुराई निकालूंगी कि साला कभी आरसीएम का नाम भी नहीं देगा। तो भाई मम्मी ने भी बोला कि भैया पड़ोस के हैं, जानकार हैं, सज्जन है, लगातार देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तू इनके साथ मीटिंग में चली जा। उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के मैं मीटिंग हॉल के बाहर पहुंची। मीटिंग हॉल खचाखच भरा पड़ा था लोगों से। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतने लोग वहां पे थे, तालियां बज रही है, सीटी बज रहा हो, अल्लाह हो रहा है। मैं कहा वर्मा जी कहाँ पागलों की दुनिया में ले आए हो, ऐसी दुनिया तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो बोले तू इन पागलों के बीच चली जाएगी ना तो तू भी पागल बन जाएगी। और कहते हैं पागल आदमी ही इतिहास रचता है। और उन्होंने मुझे उस मीटिंग हॉल के अंदर ले जाकर बिठा दिया। और कसम खुदा की वहां पे मैं बैठे बैठे तो यही सोची हूँ, पागल है, कोई ताली बजा रहा है, कोई कुर्सी पे खड़े होकर सीटी मार रहा है। मैं या तो सीटियां बज रही है, लड़कियों को ऐसे सीटी कोई मारता है क्या? बाद में पता लगा ये लड़कियों की सीटी नहीं थी, तो कामयाबी के लिए सीटियां मार रहे थे लोग। तो बड़ा अच्छा लगा वहां पे। और मुझे पहला प्रोग्राम जो सुनने का मौका मिला, जिन्होंने मेरे दिमाग के ताले खोल दिए, जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का एक मकसद दिया, लक्ष्य दिया। आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति शहंशाह बादशाह मिस्टर मुकेश कोठारी सर जी, एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगी गुरुदेव के लिए। कोठारी सर के मैंने प्रोग्राम को सुना, उनकी पर्सनालिटी को देखा, उनकी कहानी को सुना। और उनकी कहानी को सुनने के बाद मुझे उस पूरी मीटिंग से एक ही बात समझ में आई थी कि अगर हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालेंगे दुकान। मैंने फैसला ले लिया बदल लेने का दुकान, क्योंकि मैंने कोठारी सर से पहले मंच पे कोट पैंट पहने ऐसे बहुत सारे साथियों को देखा। कोई इनकम 20,000 बता रहा था, कोई 50,000 बता रहा था, कोई 1 लाख बता रहा था। तो मैंने सोचा कोट पैंट पढ़े लिखे लोग यार, बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा। पूजा तू 12वीं पास लड़की है, अभी तो पढ़ के आना तू। पर जब उन्होंने अपनी इनकम के बाद अपना प्रोफेशन बताया कि भैया आरसीएम के साथ साथ पहले सब्जी बेचने का काम किया करता था, कोई लेडीज आई जो हाउस वाइफ थी, कोई जूता पॉलिश करने वाला आया, तो मैं सोची जब ये बिना पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं तो पूजा तू क्यों नहीं कर सकती? तू तो 12वीं पास है, तू इनसे आगे जा सकती है। और उस दिन के प्रोग्राम को देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं आरसीएम बिजनेस करूंगी। मुझे नहीं पता था कौन गाइड करेगा, कैसे गाइड करेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता था। इतना पता था यहाँ से पैसा कमाना है। और जैसा ही पहला सेशन खत्म हुआ, मैं अपने आप को भगवान की सबसे प्यारी बच्ची मानती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे काम के लिए चुना है, देश के काम के लिए चुना है। उसकी इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर रहती है। लोग बोलते परिवार का चैलेंज है, लोग बोलते मम्मी पापा करने नहीं देते, मैडम इनको समझाओ उनको समझाओ। वहीं पे मीटिंग खत्म होते ही अनाउंसमेंट होती है कि दूसरा सेशन होने वाला है, क्योंकि सभी साथी नहीं अटेंड कर पाए, बाहर और भीड़ खड़ी थी। तो मैंने फटाफट अपने अपलाइन का फोन इस्तेमाल किया, अपनी मम्मी को फोन लगाया और कहा मम्मी आप अपनी दुकान को बंद कर दो और पापा को लेकर जल्दी आ जाओ, मुझे नोट छापने की मशीन मिल चुकी है। अगर आपने इस मशीन को खरीद लिया तो हम सब मिलकर खूब नोट छापा करेंगे। तो मेरी मम्मी भी बोली ये तो बुराई निकालने गई थी आरसीएम की, ये तो खुद ही पागलों वाली बातें करने लगी, पता नहीं लड़की को क्या हो गया। तो वो मम्मी के साथ पापा मम्मी दोनों फिर प्रोग्राम में पहुंचते हैं। दूसरे सेशन की फिर टिकट हमने कटाई, फिर उस प्रोग्राम में बैठे, फिर कोठारी सर को सुना कि हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है। मेरा उत्साह फिर और बढ़ गया दोबारा मीटिंग सुनकर, क्योंकि जितनी बार मीटिंग सुनते हैं ना हमारे अंदर हिम्मत बढ़ जाती है, तो वो हिम्मत और बढ़ गई। और मम्मी पापा ने दोनों ने उस प्रोग्राम को देखा। और उसके बाद हमने मीटिंग के बाद हमने एक फैसला किया। मैंने पूछा हाँ मम्मी पापा आप बताओ, आप बोल रहे थे 12वीं के बाद क्या करना है, मुझे पूछा करते थे। तो मेरा फैसला है मैंने 12वीं के बाद आरसीएम बिजनेस को अपने जीवन में लेकर आना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होने वाला है इसका, है ना। मैंने मीटिंग सुनी, सारी बातें सुनी, तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि आपको क्या समझ में आया, इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब मेरी मम्मी ने मुझे जवाब दिया बेटा आरसीएम बिजनेस को
5 साल स्कूल समझ के कर लेना। अगर तू 5 साल स्कूल में जाकर पढ़ाई कर लेगी तो तेरी ये माँ शादी के बाद हो सकता है तुझे एक बार दहेज दे, और वो दहेज ले जाने के बाद भी तेरा जीवन सुखी होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। अगर तूने आरसीएम को अपनी माँ बना के काम कर लिया तो ये आरसीएम माँ तुझे हर महीने दहेज देगी, और हर महीने तेरे ससुराल वाले तेरी आरती उतारेंगे। मैं आरसीएम बिजनेस में एक मकसद लेकर आई थी, कहते आरसीएम बिजनेस कैसे करना है, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको आपकी अपलाइन बताएगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी इस बिजनेस को क्यों करना है, मेरा क्यों क्लियर था। बिजनेस बढ़ा घटा, नहीं बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर गिरी, फिर उठी, सब कुछ चलता रहा, पर मैं टिकी रही। क्यों? क्योंकि मेरा क्यों क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था, मैंने इस बिजनेस को क्यों करना है। मैंने इस बिजनेस को इसीलिए करना था क्योंकि जब मेरी सहेलियों को कोई रिश्ता देखने आता था ना, तो वो चाय की ट्रे लेकर जाती थी, सिर झुका कर जाती थी। लोग उसकी शक्ल, सूरत, सीरत, वो क्या लड़की के अंदर क्या गुण है कोई नहीं देखता था, पर लोग क्या देखते थे, लड़की के बाप की जेब में माल कितना है, लोग वो देखा करते थे। और मेरी आत्मा बोलती थी कि जब लड़की पैदा होती है तो समाज सोचता है कि लड़की पैदा हुई है शायद बोझ है, उसके लिए अभी पढ़ाई लिखाई कराएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, बचपन से थोड़ा थोड़ा सोना जेवर जोड़ेंगे, तब जाके कहीं उसकी शादी करेंगे। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे माँ बाप कभी मेरी तस्वीर किसी के पास लेकर जाए, कभी दहेज के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, कभी मेरे पिताजी की मेरी औकात देखी जाए कि उसकी जेब में कितना पैसा है, तभी इस लड़की को हम अपने परिवार की बहू बनाएंगे। मैं ये सारी चीजें नहीं चाहती थी, क्योंकि एक औरत की जिंदगी होती है ना, वो आसान नहीं होती। और मैंने आरसीएम में आकर यही सीखा था, या तो खुद की गलतियों से सीख लो या दूसरे की गलती से एक्सपीरियंस ले लो और आगे बढ़ जाओ। मैं दूसरी बहनों की जिंदगी से सीखती गई, दूसरी बहनों के जीवन से मैं एक्सपीरियंस लेती गई, और मैंने देखा बड़ा दर्द होता है साहब। आप मेरी जितनी बहनें बैठी हो ना, ये जो टीका लगाना है सिंदूर, ये मुफ्त में नहीं लगता, और मैं मीटिंग में बताती हूँ कि इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इस सिंदूर की कीमत आपके पिताजी को पता है, उन्होंने कैसे आपके हाथ पीले किए वो जानते हैं। आपकी शादी के टाइम पता नहीं कितनों के आगे हाथ पिलाए होंगे, कितनों से पैसे की मदद ली होगी, कहां से उधार लिया होगा, कौन सी जमीन गिरवी रखी होगी, माँ ने कौन से सोने रखे होंगे। आप एक बार रियलाइज करके देखना मेरी बहनों, एक बार सोच के देखना। मैं नहीं चाहती थी कभी हमारे जीवन में ऐसा हो, क्योंकि कहते हैं ना, जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसकी सासू माँ उसकी आरती उतारते। याद करो पहला दिन जब आप दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई थी और आपकी सासू माँ ने आपकी आरती उतारी थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ही बार आरती उतरती है या रोज रोज उतरती है? एक ही बार उतरती है। अगर एक ही बार उतरती है तो एक उंगली उठा के दिखाना, एक ही बार उतरती है ना आरती, ये सर नो। अगर हम लक्ष्मी होती तो हमारी सासू माँ हमारी रोज आरती उतारती, पर एक ही बार उतारती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करते हो भाग के आरती की थाली लाती है आरती उतारने की, मेरे घर लक्ष्मी आई है। वो आपकी नहीं, आपके पीछे जो आपके पिताजी गाड़ी भर के देते ना, चद्दर बिस्तर कंबल रजाई फ्रिज ऐसी टीवी टूवी, उसकी आरती उतारती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। यस मैम, यस मैम, बिल्कुल सही बोल रहे, ग्रेट मैम, ग्रेट। तो मैं नहीं चाहती थी कि एक बार आरती उतरे और एक बार लक्ष्मी कहा जाए। और मैंने उस दिन कसम खाई कि पूजा तूने अगर आरसीएम बिजनेस कर लिया तो आरसीएम माँ तुझे हर महीने दहेज देगी, और हर महीने तेरी आरती सासू माँ नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपकी आरती उतारेगा। पूरा हिंदुस्तान आपको वो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्यार सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए हमें अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। और उस दिन मैंने कसम खाई, क्योंकि एक औरत के जीवन में ना साहब, जब तक मुखिया होता है ना तब तक उसकी जिंदगी आसानी से चल रही होती है, चाहे पति थोड़ा कमा के दे या ज्यादा कमा के दे, भले 1000 की साड़ी पहनाए या 5000 की साड़ी पहनाए, पर जब तक मुखिया है ना तभी तक वो गाड़ी चल रही है। पर भगवान ना करे, ये जो शरीर है ये एक गाड़ी है, अगर चलते फिरते कहीं मुखिया की गाड़ी ठुक गई, कहीं मुखिया की गाड़ी पंचर बोल गई, तो वहां पे हम औरतों का हाथ यूं मांगने वाला हो जाए। और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या बुरे वक्त पे अगर कभी भगवान न करे ऐसा
करना पड़ गया? क्या इस हाथ में कोई मामा, चाचा, ताया, जेठ, जिठानी, भैया, भाभी, क्या पूरी जिंदगी कोई भी रिश्तेदार क्या इस हथेली में पूरी जिंदगी पैसा रखेगा? क्या पूरी जिंदगी आपके परिवार की जिम्मेदारी लेगा? क्या पूरी जिंदगी आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेगा? कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मेरे को आरसीएम बिजनेस में यही बात समझ आई कि आरसीएम बिजनेस आपको मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना देता है। तो मेरी कितनी बहनें हैं जो मांगने वाला नहीं देने वाला बनना चाहती है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे, दोनों हाथ खड़ा करके बताएंगे। अगर मांगने वाला नहीं देने वाला बनना चाहती तो एक बार जोरदार खुद के लिए ताली बजाओ कि आज के बाद मैं मांगने वाली नहीं बल्कि मैं देने वाली बनूंगी, क्योंकि आज तक हम औरतों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था आज तक, पर आरसीएम बिजनेस का प्लेटफॉर्म हमें मिला। आज हमें वो दायरा तोड़ना पड़ेगा, वो लकीर तोड़नी पड़ेगी। कौन सी लकीर? वो कहानियां तोड़नी पड़ेगी। जब हमारी माँ हमें कहानी सुनाती थी कि बेटा खाना बनाना सीख जा, सिलाई बुनाई कढ़ाई सीख जा, एक दिन एक घोड़े पे, सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आएगा और मेरी राजकुमारी को अपने राजमहल ले जाएगा, 56 भोग होंगे। और ये कहानी सुनते सुनते लड़की बड़ी हो जाती है, और जब लड़की बड़ी हो जाती है और वो सुंदर सी दुल्हन बनती है तो उसको लगता है कि मैं रानी बन गई। वो एक दिन की रानी तो बन जाती है, राजकुमार भी आता है सफेद घोड़ी पे, पर जब लेकर जाता है ना साहब तो 56 भोग भी नहीं होते और कोई राजमहल भी नहीं होता। फिर उसको पता लगता है जो माँ कहानी सुनाई थी वो पूरी कहानी नहीं थी। माँ सिलाई बुनाई कढ़ाई भी सिखाती है, क्यों? कि कभी लड़की के जीवन में कोई दुख आया तो सिलाई बुनाई ये सारी जो चीजें हाथ की कला होती है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। इससे वो अपने जीवन बसर कर ले, अपने पति का सहारा भी बन जाएगी, उसको 4 पैसे कमा के उसके परिवार को भी सपोर्ट करेगी, इसीलिए वो सारी चीजें सिखाती। और मैं नहीं चाहती थी कि जो कहानी हम औरतें अपनी बच्ची को सुनाते हैं आगे वो शादी करने के बाद वो अपनी बच्ची को कहानी सुनाए। आज हम यहाँ इस लेवल पे पहुंचे हैं ना, तो सोच के देखो कि मेरा विजन क्लियर है। मैं अपनी बेटी को बोल सकती हूँ कि एक राजकुमार आरसीएम का आएगा, एक डायमंड अचीवर आएगा और मेरी डायमंड बेटी को लेकर जाएगा। क्या उसके जीवन में कोई दुख आएगा, कोई तकलीफ आएगी? क्या उसे ससुराल के ताने सुनने पड़ेंगे? वो सिर उठा के पूरे मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन को जिएगी, क्योंकि उसके पास पावर किसकी है? आरसीएम की है। उसके पास क्या है? पैसिव इनकम है। उसके पास क्या है? आरसीएम का परिवार है। उसके पास क्या है? बीसी सर, टीसी सर जैसे संस्कार है। सब कुछ तो हमारे पास है, किस चीज की कमी है? इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं आरसीएम करूंगी। यही मेरा कारण है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, बच्चियों को आगे बढ़ाना। और जिस दिन मेरी मम्मी ने कहा 5 साल, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैंने दूसरा प्रोग्राम अटेंड किया दिनेश चौधरी सर जी का। देखा परमात्मा की असीम कृपा मेरे ऊपर बरस रही थी। फिर मैंने दिनेश चौधरी सर का प्रोग्राम देखा, वहां रो रो के मेरा बुरा हाल। तब तो मैंने और कसम खा ली, अब तो जिएंगे मरेंगे आरसीएम के साथ, क्योंकि उन्होंने वहां पे प्राण गीत की कुछ लाइनें सुनाई कि खुशहाल यहाँ पर सब जन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। जो प्राण गीत की जो लाइनें चलती रही ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा किस सज्जन ने ये लाइन लिखी है, क्योंकि तब तक मैं टीसी सर से नहीं मिली थी, मैं बीसी सर से भी नहीं मिली थी। बस ये लाइनें मेरे अंदर चल रही थी। रोज आना टीवी पे यही गीत लगा देती थी, आरसीएम के गाने लगाती थी, सुनती थी, विजुलाइज करती थी कि मेरे को आगे बढ़ना है। और मैं दिन रात काम करने लग गई। और कहते हैं ना, जब आप काम करोगे तब कोई ना कोई अड़चन आएगी, कोई ना कोई चुनौती आएगी। मेरा पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में था, पर मैं जिसको मीटिंग नहीं ले जा पाई वो था मेरा भाई। अब वो अड़चन पैदा करने लग गया, मम्मी लड़की है, कहाँ भेज देती हो, कब जाती है कब आती है, पता नहीं क्या काला बैग लेके घूमती रहती है, लोगों को बोलती है ये अमीरी का कपड़ा है, आपने जो पहना है वो गरीबी का कपड़ा है। तो मैं समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं इसका। अब भाई है, बहन के लिए तो बोलेगा कि भैया, उसको बाहर से लोग भड़का देते थे कि भैया तेरी बहन की कोई शादी नहीं होगी, कहाँ कहाँ घूमती है, काले कोट पैंट वालों साथ घूमती है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था दुनिया क्या बोलती है, मुझे फर्क पड़ता था मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या बोलते हैं। क्या मेरे माँ बाप को विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी।
फिर मुझे मेरी अपलाइन ने बोला कि पूजा, अगर तुझे अपने भाई को भी आरसीएम वाला बनाना है तो इसको मीटिंग में ले जा। तो मैंने कहा मीटिंग होने में तो अभी 1 महीना का समय है, अब ये 1 महीना साला मुझे काम नहीं करने देगा, दुखी करता रहेगा बीच बीच में, मैं क्या करूं? तो बोले काम कर, 3 दिन के बाद जमशेदपुर टाटा, मैं रौलकला की रहने वाली, जमशेदपुर टाटा बाई ट्रेन 3 घंटे का सफर बोलते तय करके जा। वहां पे कंपनी के जो मालिक है टीसी छाबड़ा जी, उनके भाई आ रहे हैं, बीसी छाबड़ा जी, भाग्य चेन छाबड़ा। अगर तूने उसको सुन लिया ना तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। बीसी सर की जिसके ऊपर निगाहें पड़ गई ना पूजा, वो कामयाब हो जाता है। और मुझे कामयाब होना था, मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने पुनीत को बोला, मेरे भाई को बोला, तू मेरे साथ आज जमशेदपुर टाटा चल। अब मैंने बीसी सर को सुनना था, अब कैसे मौका छोड़ देती? तो मैंने भी उसे एक झूठा सा वादा कर दिया। मैंने कहा अगर तुझे आरसीएम में खोट नजर आ गई ना तो तेरी बहन वादा करती है छोड़ देगी, पर तू आज चल, आज तू कमी निकालना। एक दिन मैं गई थी कमी निकालने आरसीएम की, आज तू निकालना। तो मैं उसको जैसे तैसे बहला फुसला के पटा फुटा के ले गई अपने साथ जमशेदपुर टाटा। अब सुबह सुबह हम 4 बजे उठे, फटाफट हमारी 5 बजे की ट्रेन थी। बोलता है कहाँ धक्के खाने जा रही है सुबह सुबह टाटा, पता नहीं लड़की पागल हो गई है। मैं बड़े उसके हाथ पैर जोड़े, बस भाई मेरे साथ चल। और उस दिन वो मेरे साथ जमशेदपुर टाटा गई, और वहां पे जो बीसी सर ने जो बातें बोली, बाहें फैला के बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हें कामयाब करने आया हूँ। तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास हो या ना, मुझे विश्वास है। सारी बातें मेरे को इतनी लग गई। और मीटिंग जैसे ही खत्म हुई मैं बीसी सर के आगे आ गई। मैंने अपलाइन से सुना था उनकी निगाहें जिसके ऊपर पड़ जाए वो कामयाब हो जाता है। तो बीसी सर ने भी आंखों से आंखें मिलाकर बोला कि तुम कामयाब हो सकती हो। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और पुनीत के सिर पे हाथ रखा, और उस दिन से वो मेरा भाई, कहते ना भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पे कपड़े देता है, पैसे देता है, मिठाइयां देता है, ये सब खत्म हो जाएगा। पर मेरे भाई ने मुझे आरसीएम करने की आजादी दी। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर इसने आरसीएम बिजनेस कर लिया तो इसे कभी देने की कोई जरूरत नहीं है, आरसीएम इसको भरमार देता रहेगा। एक ऐसी चीज दे दी जो कभी नहीं खत्म हो सकती मेरे जीवन में। तो उसने मुझे आरसीएम दिया। हम दोनों भाई बहन ने मिलकर कसम खाई, डट के काम किया। अब सारी दुनिया बोलने लगी, पहले तो बहन भी पागल थी, अब तो भाई भी पागल हो गया है, अरोड़ा जी के दोनों बच्चे पागल हो गए हैं। तब हमारे मम्मी पापा की सीडी कैसेट की दुकान हुआ करती थी। अभी बीसी सर बता रहे थे कि वो हीरो हीरोइन तो सिर्फ मात्र 3 घंटे के होते हैं, है ना। तो हम भी वो सीडी कैसेट डबिंग किया करते थे, सेल किया करते थे, रात रात भर बैठ के उसकी पैकिंग किया करते थे। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा था। तो पापा ने बोला अब जब दोनों ही आरसीएम करने के लिए तैयार हो तो एक काम करो, वो सीडी कैसेट की दुकान का शटर गिरा दो और ताला लगा दो। हमें लगा पापा नाराज हो गए हमसे, शायद गुस्से में बोल रहे हैं। तो बोले अब तो वहां बैठ के तो तुम सबको आरसीएम आरसीएम समझाते हो, तो वहां भी कोई नहीं आता, वहां की भी दुकानदारी तुम दोनों भाई बहनों ने खत्म कर दी, अब तुम एक काम करो ताला ही लगा दो। तो हमने पापा को बोला पापा ये सीडी कैसेट के जो हीरो हीरोइन है ना 3 घंटे के, ये तो 3 घंटे के, हम रियल के हीरो हीरोइन आपको बनकर दिखाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, वो दिन भी हम देख लेंगे। और वो दिन था जब हमने वहां दुकान को ताला लगा दिया। दोनों भाई बहन ने मिल के काम किया, डट के काम किया। बहुत सारा चैलेंज आया, बहुत सारी चुनौती आई। रौलकला से लेकर रांची तक पहुंचे, रांची से सिमडेगा पहुंचे, झारखंड पहुंचे, बोकारो पहुंचे, जमशेदपुर टाटा पहुंचे, मैं कलकत्ता पहुंचे। इतने सारे जगह तक हमने अपना नेटवर्क बना दिया। घर से मम्मी पापा पैसा देकर भेजते थे, पर वो पैसा हम ट्रेन में स्लीपर चढ़ने पे नहीं यूज करते थे, हम जर्नल में चढ़ जाते थे दोनों भाई। और अगर जर्नल में भीड़ होती थी तो स्लीपर में चढ़ के टीटी जब आता था ना बाथरूम में घुस जाते थे। क्यों? क्योंकि उस पैसे को हमने बचाना था, क्योंकि उस पैसे से हमने दूसरे शहर में जाके फील्ड वर्क करना था। कहीं पे रिक्शा करते, कहीं पे ऑटो करते, जो आरसीएम परिवार के साथ के जो लोग होते उनको थोड़ा चाय पानी पिला देते। तो हमने मतलब बहुत कम पैसे में, पैसा नहीं भी हुआ करता था, फिर भी एक इच्छा थी कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है। वो बाथरूम में दोनों छुप जाते थे और थोड़ी देर बाद सोचते थे टीटी गया होगा कि नहीं गया होगा, अगर फंस गए पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। तो हम ना ये कोट, काला कोट पहन के घूमते थे ट्रेन में। और एक बार तो एक आदमी ने पूछ लिया, मैडम वो सीट चाहिए टीटी, थोड़ा सीट की व्यवस्था हो जाएगी क्या, कोई सीट सूट खाली है? तो मैंने कहा रुक जाओ, मेरे बड़े भाई साहब आएंगे वो बताएंगे, और मैं बोल के निकल गई। तो काले कोट का हमने बड़ा फायदा लिया है। ये काला कोट जहां पहन लोगे वहां कभी आपको नीचे नहीं बिठाएगा बल्कि आगे ही बढ़ाएगा। बहुत सारा संघर्ष रहा, बहुत सारा चैलेंज रहा।
2008 जब मैं आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, और फिर जब हम दोनों भाई बहन पागल हो गए आरसीएम करने के लिए, फिर हमारे कानों में बात आई कि आरसीएम बिजनेस अपनी 8वीं सालगिरह मनाने जा रहा है भीलवाड़ा में। हम दोनों भीलवाड़ा चले गए अपनी मम्मी के साथ। अब मम्मी दोनों बच्चों को कैसे अकेला भेज देती, मम्मी के साथ हम भीलवाड़ा गए। भीलवाड़ा में मैंने देखा भीड़, सबसे लास्ट में मैं खड़ी, आगे सिर्फ लोगों के सिर 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 दिख रहे थे, दूर से ऐसे ऐसे लाइटें दिख रही थी, स्टेज दिख रहा था, लाल कारपेट दिख रहा था, अंदर से इच्छा हो रही थी पूजा तू आगे चल जा, तू आगे बढ़ जा, तू स्टेज पे खड़ी हो जा। और वही पीछे खड़ी खड़ी एक लाल जोड़े में एक औरत आती है और कहती है मैं संजना अरोड़ा पंजाब की बब्बर शेरनी। तो वहां पे मेरा कलेजा हिल गया कि जब ये बोल सकती है पूजा यहाँ खड़ी होकर पंजाब की बब्बर शेरनी, तो तू क्यों नहीं बोल सकती। और उस दिन मेरी मम्मी ने कसम खाई कि अगर तू इसके जैसे आगे ना बढ़ी, अगर तू स्टेज चढ़ के ना बोली, फिर तेरा आरसीएम करने का कोई फायदा नहीं, फिर मुझे गर्व नहीं होगा तुझ पे। मैं सोचूंगी आम सी जिंदगी, आम सी लड़की मैंने पैदा की थी, कोई खास बात बुत नहीं थी, उन्होंने छोटी सी पिन और लगा दी। तो मैंने कहा आपकी लड़की भी एक दिन ऐसा बोलेगी। 2008 का वो टाइम था जब पीछे स्टेज के थे, जब 2009 की एनिवर्सरी आई, दोनों भाई बहन ने वहां पे रैंप वॉक किया एक जैसा कोट पैंट पहन के। फिर हमने टीसी सर के साथ कव्वाली में पार्टिसिपेट किया। फिर 2010 में एक नया इतिहास रचा, उड़ीसा की पहली स्टार पर्ल अचीवर बनने का खिताब मुझे मिला और भाई को पर्ल बनने का खिताब मिला। दोनों भाई बहन 2010 में टेक्निकल का मुकाम हासिल करके फिर हमने एनिवर्सरी को भी देखा, फिर एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट किया। तब से लेकर आरसीएम के मंच पे हम चढ़ते गए क्योंकि गोल बना लिया, एक सेटिंग बना ली थी। और हमारे पापा की एक ही सोच थी कि हमने जो भी काम किया है ना, उस काम में नंबर 1 बन के रहना। हमारे उड़ीसा रौलकला में आप किसी को भी पूछोगे, अरोड़ा वीडियो सीडी कैसेट की दुकान सबसे नंबर 1 की किसकी थी? अरोड़ा की थी। फिर जब आरसीएम बिजनेस के बीच में चैलेंज आया, एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, आप सब जानते हैं। उस चैलेंज के दौरान जब हमने दुकान बंद कर दी, फिर अचानक से 2010 में जब हमारा टेक्निकल अचीव हुआ, उसके बाद अचानक से धमाका होता है कि आरसीएम बंद हो गई। ये लोगों के शब्द थे, ऐसा बोले, विश्वास नहीं होता तो टीवी में भी देख लो। तो हमने टीवी में भी देखा तो मैं एकदम सहम के गिर पड़ी। क्यों? एक 12वीं पास लड़की को आसमान में ले जाके आरसीएम ने बिठा दिया और एक झटके में कैसे गिरा दिया। दोनों भाई बहन की मिला के इनकम 1 लाख, वो 8वीं फेल, मैं 12वीं पास। बाहर की दुनिया में कोई 1 लाख रुपए महीना किसी को देगा ऐसे अनपढ़ बच्चों को? मेरे हाथ पैर कांपने लग गए और फिर दुनिया बोलने लगी, हमने तो पहले ही बोला था तेरी आरसीएम भाग जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तब हमारे पास शब्द नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हुआ क्या। धीरे धीरे जाके पता लगा कि जांच चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई जयपुर गया, जयपुर के धरने में देख कर आया, भीलवाड़ा गया, वहां देख कर आया, दिल्ली गया, वहां देख कर आया। बहुत सारे लोगों के साथ मेरा संपर्क था, बार बार हम पता करते गए आरसीएम की कहाँ गतिविधि है, क्या है। और टीसी सर का जब मैसेज आता था बड़ी सुकून होता था कि जब भी चालू होगा पर होगा, बंद नहीं होने वाला आरसीएम। और आज गर्व के साथ बोलती हूँ, हिंदुस्तान की ये एकमात्र पहली कंपनी है जो दोबारा से बंद होकर दोबारा से चालू हुई और आरसीएम के नाम पे हुई, और आज उसने इतिहास रच डाला है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मैं आरसीएम बिजनेस के लिए। अगर मेरी बातों से सहमत है तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। मैं यहाँ स्क्रीन में सबको देख पा रही हूँ, हाथ खड़ा करके बताएंगे। और फिर आरसीएम चालू हुई दोबारा, फिर पूजा के अंदर जान आ गई। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम की पावर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज पता क्या है? पावर। या तो आपके पास पावर होनी चाहिए या तो पैसा होना चाहिए, और हमारे पास आरसीएम की पावर है जहाँ पे पैसा, प्यार, मान सम्मान, दुनिया, लोग, समाज सब कुछ मिलेगा। यहाँ सब कुछ आरसीएम पा लिया तो समझो भगवान को पा लिया और वो सारी इच्छा पूरी कर देगा। आरसीएम बिजनेस जादुई चिराग जैसा था मेरे लिए, जब रगड़ती थी जो मांगती थी देता था। और ऐसे ही करते करते दोस्तों फिर आरसीएम दोबारा से स्टार्टअप हुई और आरसीएम में बोलते 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। हमारे कपड़े आरसीएम, हमारी बातें आरसीएम, हमारा खाना पीना आरसीएम, घूमना फिरना आरसीएम, पर्स आरसीएम, पैसा आरसीएम। मैंने कहा पति भी साला आरसीएम का होना चाहिए, पति भी आरसीएम का होना चाहिए। और मैंने संकल्प किया था कि मैं चाय की ट्रे ले जाके नहीं दिखाऊंगी। लड़के वाले आते हैं, समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, और लड़की पसंद नहीं पसंद बाद में बताएंगे, चले जाते हैं।
पिताजी का खर्चा करा के। तो मैंने कहा मैं चाय की ट्रे ट्रू कहीं नहीं लेके जाऊंगी, मैं पहले बता दूं। और कसम खुदा की, जब मैं पंजाब लुधियाना में सेमिनार करने आई ना, तो लड़के वाले सेमिनार में देखने के लिए आए, सारे रिश्तेदार आए, चाय पानी समोसे तो नहीं खिलाए, बल्कि उनकी टिकट कटवा दी। वो टिकट काट के मुझे देखनी है और सुननी है, और सारे बोल कर गए अगर बहू बनेगी तो पूजा ही बनेगी हमारे घर की, नहीं तो कोई नहीं बनेगी। तो सेमिनार में ही हमारी मुंह दिखाई होगी, लड़का लड़की पसंद कर लिए, रिश्तेदार पसंद कर लिए। हालांकि मम्मी पापा को अभी तक ये बात पता नहीं थी। आज मम्मी मीटिंग सुन रही है मेरी, भाई भी सुन रहा है, सारे सुन रहे हैं। आज वो सारी पोल खुलेगी। कल कल्याणी मैडम ने बोला था ना, कुछ बातें सर को भी नहीं पता है, तो कुछ बातें उनको भी नहीं पता है। भाई को पता था खाली कि लड़के वाले आए, पसंद किए, सब कुछ हुआ। और चलते चलते मेरी जिंदगी में गुरजीत सर आए। और जब आरसीएम बिजनेस जब दोबारा से स्टार्टअप हुआ, फिर घर परिवार में बातचीत चली कि भाई ये आरसीएम की, ये तो पागल है, ये आरसीएम के बिना रह नहीं सकती, तो इसको आरसीएम परिवार में ही भेज दो। और वो भी हमारे पंजाबी फैमिली से निकले सर भी। तो हम दोनों की शादी हो गई। और शादी के बाद सर ने शादी से पहले ही बोल दिया था कि पूजा अभी आरसीएम बिजनेस दोबारा से स्टार्टअप हुआ है, क्योंकि आरसीएम बंद होने से पहले ही हम दोनों के लेवल क्लियर हुए थे। मेरा स्टार पल हुआ था, सर का टेक्निकल पल हुआ था। तो बोले अब दोबारा से सारा कुछ बिजनेस अब तितर बितर हो चुका है, हमें फिर से उसे समेटना पड़ेगा। कुछ लोग चले गए, कुछ छोड़ गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए। मैं कहा कोई कहीं भी गया, हम तो है ना, हम है तो हम दोबारा बना लेंगे। पहले आप अकेले थे, अब मैं आपके साथ हूँ, हम दो लीडर है, दोनों मिल के बढ़ा लेंगे। तो बोले अभी मेरे पर रहने के लिए भी तेरे लिए अभी तक कोई कमरा सेटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। पंजाब में क्या है, एक कुंवारा लड़का, अकेला लड़का क्या है, उसको कहीं भी छत में इधर उधर मंजी लगा दो, वो सो जाता है। तो बोले मेरी भी हालत ऐसी है, छत में एक छोटा सा कमरा मिला है, मंजी लगाता हूँ, सो जाता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी सो जाऊंगी, अब चिंता मत करो। पर अब तो शादी के बाद फिर से धमाकेदार आरसीएम की एंट्री करेंगे। और वहीं पे दोनों परिवारों की बातचीत होती है, फिर मेरी सर के साथ शादी होती है, और फिर असली कहानी शुरू होती है तब। क्योंकि जब माँ बाप थे ना, तब उनका साथ था, तब आटे दाल का कोई भाव नहीं पता था, एक ही जुनून था, आरसीएम 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 आरसीएम। तब सर के साथ असली कहानी चालू। अब जब वो एक कमरे के उसमें मुझे घर पे रहना पड़ा, जैसा कल कल्याणी मैडम बता रही थी, वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना है, वहीं पे सोना है, सब कुछ वही है, वैसे ही हमारा भी वैसा ही सिस्टम। क्योंकि आरसीएम तो स्टार्टअप ही हुई थी, अब लोगों को फिर से इकट्ठा करना था, सारी केवाईसीज ओके करनी थी, फिर से लोगों को फॉर्म में लाना था, बाहर की दुनिया के मुंह को बंद करना था कि आरसीएम बंद होगी, फिर बताना था भैया बंद नहीं हुई, चालू हो गई, जांच हुई है, नंबर 1 आया है जांच में, अब तो नंबर 1 आया, अब तो बड़ा काम होना है। तो लोगों को फिर मोटिवेट करते गए, पॉजिटिव करते गए। रात को लाइट चली जाती थी, मच्छर काटते थे, इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी, कोई फ्रिज नहीं था, कोई एसी नहीं था, कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी कपड़े धोने के लिए, कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं था मसाला पीसने के लिए, कुछ भी नहीं था। और हमने किसी से कुछ नहीं लिया, ना सर ने अपने ससुराल से कुछ लिया, ना मैंने अपने ससुराल से लिया। बनाएंगे तो खुद के दम पे बनाएंगे, क्योंकि हमारी माँ कौन है, आरसीएम है, वो देगी। हम अपनी माँ आरसीएम से मांगेंगे ना, क्यों किसी और से मांगना हमें। तो दोनों ने मिलकर प्रण लिया, काम करते गए। बहुत चैलेंज आया, बहुत संघर्ष आया, सारी दुनिया मजाक उड़ाती थी, बोलती थी ये तो लड़की पागल है, आरसीएम कर रही है, जब इसकी शादी होगी ना तब देखेंगे। तो जब शादी हुई तो गुरजीत सर मिले, फिर आरसीएम का नारा, जय आरसीएम जिंदाबाद। फिर लोग बोलने लग गए कि पति आरसीएम वाला है ना, इसीलिए आरसीएम करती है, जब इसका बच्चा होगा ना फिर देखेंगे, इसको माँ तो बनने दो, इसके पर भी कटेंगे। और फिर सन 2016 में मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया खुशी आई। खुशी आने से पहले जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे 4 मंथ की थी, 4 मंथ प्रेग्नेंट, तब मैं दिल्ली एनिवर्सरी 2015 में लाल रंग का कोट पहना, न्यूट्री चार्ज के गाने पे मैं कुर्सी के ऊपर खड़ी होकर डांस कर रही थी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये क्रेज था, पर आज भी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो आरसीएम दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। और वो दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, आपको भी पता है बिजनेस ऊपर नीचे चल रहा था, सर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, बोले अभी बिजनेस को डेवलप करेंगे और अच्छे से करेंगे, सारा स्टेबल धीरे धीरे हो रहा था। और वो प्रोग्राम देखने के बाद सर ने मुझे उड़ीसा रौलकला भेज दिया कि अपनी मम्मी के पास जाओ, आराम से रहो, खाओ पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, इधर की कोई चिंता नहीं करना। और मेरे को वो उड़ीसा रौलकला भेज देते। मैं अपनी मम्मी के पास पहुंचती हूँ,
वहां पे आराम से सबको मिलना जुलना हुआ, घर परिवार का हाल चाल हुआ। और उसके बाद आरसीएम का जो कीड़ा है ना, वो कभी शांत नहीं होता। वहां भी मैंने काम करना फिर शुरू कर दिया। वहां पे गाड़ी थी मेरे पास, मारुति 800, जो आरसीएम में मैंने पार्ट 1 में वहां पे खरीदी थी। तो वो गाड़ी थी, और फिर वहां कभी पुनीत को पकड़ लेती गाड़ी चलाने के लिए, या कभी जिनको गाड़ी चलाने आती उनको पकड़ लेती, और उनके साथ भी मैं मीटिंग करना शुरू कर दी। न्यूट्रीचार्ज किड्स कंपटीशन हुआ, मैं स्कूल्स में जाने लगी। स्कूल में उन्हें न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में बताया, उसके पर्चे बांटे, बच्चों को क्विज कंपटीशन में लिया, वहां न्यूट्रीचार्ज किड्स की भी सेल करना चालू कर दी। और वहां भी मैंने एक नई दोबारा से एक छोटी सी टीम फिर तैयार कर दी। और वहां अमिताभ बच्चन का जब दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, मैं उस प्रोग्राम में तो नहीं जा पाई क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी जाने की, पर वहां पे उड़ीसा का एक बच्चा 3rd पोजीशन में आया। अमिताभ बच्चन जी के हाथों से उसे ट्रॉफी मिली। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूजा तेरी मेहनत रंग लाई। उस टाइम पे सब बोलते थे कि पूजा प्रेगनेंसी के टाइम मत भाग इतना, क्यों पागल बनी पड़ी है तू। तो मैं बोलती पागल कहाँ हूं मैं, तो आरसीएम का प्यार है ये तो मेरे साथ। हर इंसान काम करता है। जब एक प्रेग्नेंट औरत घर में काम कर सकती है, कपड़े धो सकती है, बर्तन मान सकती है, खाना बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो उस टाइम आरसीएम क्यों नहीं कर सकती। उसमें करना ही क्या, बातें ही तो करनी है लोगों के साथ। मैं उस टाइम पे कर रही थी, क्यों, क्योंकि लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम औरतों को गर्भ संस्कार करो। गर्भ संस्कार से बच्चा जो होगा वो शक्तिशाली होगा, बुद्धिमान होगा, ये होगा वो होगा। लोग लाखों रुपए उस पर खर्च कर देते। पर मेरे लिए मेरा आरसीएम जो था ना, वही गर्भ संस्कार मेरे बच्चे का था। मेरा बच्चा गर्भ में ही मीटिंग देना सीख रहा था, फील्ड वर्क सीख रहा था, कॉन्फिडेंस सीख रहा था, बोलना सीख रहा था, सब कुछ सीख रहा था, खुश। और जब खुशी आई ना, वो खुशी खुशी आई मेरे हाथ में। और आज अगर मैं खुशी की बात करूं, वो मात्र 7 साल की है, हजारों लोगों के बीच वो बोलती है, डरती नहीं, डांस करती है, वो सारी एक्टिविटीज करती है। मुझे गर्व महसूस होता है कि पढ़े लिखे एमबीए बच्चे भी इंटरव्यू कॉन्फिडेंस में फेस नहीं कर पाते हैं, जो छोटी सी बच्ची करती है, ड्यू टू आरसीएम बिजनेस के संस्कार। क्या आप भी चाहते हैं आपके बच्चों को ऐसे संस्कार मिले? तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे, मैं सभी को देख पा रही हूँ। क्या आप चाहते हो आपके बच्चों को भी संस्कार मिले? एक बार जोरदार ताली अपने बच्चों के लिए बजा। खुशी हमारी गोदी में आई तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। मैंने सर को बोला, सर इस लड़की के लिए काम करना है, डायमंड बनना है, हर हालत में बनना है, क्योंकि इसका रिश्ता भी मैं कहीं फोटो लेकर नहीं जाऊंगी, ये भी रिश्ता चल कर आएगा। लोग बोलेंगे वो डायमंड अचीवर है ना, पूजा अरोड़ा और गुरजीत, उन्हीं की बेटी है, हमने रिश्ता करना है, उसके आरसीएम के संस्कार है। लोग यूं लाइन लगेगी रिश्तों की, डायमंड करना है सर इस लड़की को। उस दिन से हमने और तगड़े होकर काम किया, मेहनत की, आगे बढ़े। बहुत सारा संघर्ष आता है, लोग हाँ भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं, टीम बनती भी है, टूटती है, सब कुछ होता है। धीरे धीरे वो एक छोटा सा कमरा जहाँ पे एक ही रूम में रहना, खाना पीना, वो सारी थी, उससे निकल कर अब हमने अपना बड़ा घर बना लिया है। आज इस घर में सारी सुख सुविधा है, सब कुछ है। खुद की परमात्मा की कृपा से यहाँ पे गाड़ी है। जब साइकिल से स्कूल जाया करती थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स दूसरे जो है वो गाड़ियों में आया करते थे, तो सोचती थी यार ये अमीर लोग कैसे होते हैं ना, ये गाड़ी में चलते, इनको मिट्टी भी नहीं लगती, इनके कपड़े भी गंदे नहीं होते, ये बारिश में भी गीली नहीं होती है। मेरे बारिश में जूते गीले हो जाते थे, मोजे गीले हो जाते थे। स्कूल जाते थे, मैम बोलती थी जूते मोजे उतार दो अपने और उनको सूखने डाल दो, बाकी सारे बच्चे बैठ जाओ। तो बड़ा अजीब सा लगता था, यार भगवान इनको गाड़ी दिया, हमें क्यों नहीं दिया है, तो सोचा करते थे। पर आज आरसीएम बिजनेस से खुद के दम पे आज गाड़ी पे चलते हैं, तो सोचते हैं वो तो बाप कमाई पे जीते थे, हम तो आप कमाई पे जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर आज अपने दम पे सब जितनी चीजें आज सुख सुविधाएं हमारे पास है, सब कुछ आरसीएम से बनाई है, सब कुछ टोटल। बहुत चैलेंज आया, बहुत संघर्ष आया, मैं आपको एकदम शॉर्ट में सारी कहानी बता रही हूँ। और चलते चलते जब खुशी आई, फिर धीरे धीरे हमने अपने काम को बढ़ाया। मीटिंग में लोग बहाना मारते हैं, हमारा बच्चा मैम अभी छोटा सा है। अरे छोटा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई चैलेंज नहीं, उसको मीटिंग में लेके जाओ। जब मेरी खुशी छोटी सी थी, मैं उसको मीटिंग में अपने साथ ले जाया करती थी, सब जगह वो मीटिंग में जाती थी, इतने हाथों में जाती थी, इतने लोगों का आशीर्वाद मिलता था, प्यार मिलता था, हम मीटिंग करते थे, बच्चा खेल रहा है, मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्यों बोलती है आरसीएम बिजनेस परिवार का बिजनेस है? यही तो परिवार है, यहाँ पे खुशियां मिलती है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है।
और चलते चलते आगे बढ़ते चले गए। और मैंने और सर ने एक टारगेट बनाया। हमने टारगेट बनाया, एक बोर्ड लिखा, जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे, गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। हमने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया और ड्रीम बोर्ड में हमने अपने सारे सपने लिख डाले। और वहां पे मैंने लिखा सन 2020 में हम एमराल्ड अचीवर सर बनेंगे, और वो बोर्ड में हमने लिख दिया। और चलते चलते जैसे ही जब काम करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, कोई ना कोई चैलेंज आना ही होता है। और फिर पता चला साहब कोरोना आ गया। टाइम टाइम फिर से मैं कहा सर कोरोना आ गया, टारगेट लिखा है वो कैसे करेंगे? तो बोले कोरोना आया तेरे लिए अकेले के लिए थोड़ा ना आया, सबके लिए आया। सब अपने अपने घरों में बंद हो, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। सोच रहे थे अब क्या करें, लोगों को मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। और तभी जूम का हमें पता लगा। जूम के साथ लोगों को जोड़ना चालू किया, बात करना चालू किया, सिस्टम के साथ जुड़े, सिस्टम की और ज्यादा ट्रेनिंग ली, और ज्यादा नॉलेज ली, नॉलेज के ऊपर काम करना चालू किया। सारी चीजें हमने करनी चालू की। और सन 2000 जो ये जो चल रहा था 2020 का मैच, यहाँ पे पता नहीं था कौन आदमी अगला सूरज देखेगा या नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता। हमारे अंदर भी डर था कि अरे कल वही पूरा हो गया, कल वो पूरा हो गया, कल वो पूरा हो गया, ऐसा चल रहा है, कैसा रहेगा। बाहर लोग जा नहीं रहे थे, डर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, आते थे, हाथ धोते थे, पैर धोते थे। कितने लोगों ने तो सूरज देखा ही नहीं, चले गए दुनिया को छोड़ के, अलविदा। फिर मैंने कसम खाई थी कि जब तक डायमंड नहीं बनूंगी ना, तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। ये विश्वास मुझे जिंदा रखा हुआ है। क्यों मुझे पता है कुछ नहीं होगा पूजा तुझे, क्योंकि मेरा संकल्प क्या है, जब तक डायमंड नहीं बनूंगी तब तक नहीं जाऊंगी। मैं बोलती हूँ डायमंड बन के डायमंड के पूरे मजे लेकर फिर जाऊंगी दुनिया छोड़ के, उससे पहले नहीं जाऊंगी। और देखते ही देखते फिर हमारे जीवन में फिर से एक खुशी आई, और फिर दोबारा से खुशखबरी आती है कि अब दूसरा बेबी होने वाला। कोरोना काल, दूसरा बेबी, खुशखबरी, बाहर जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, डॉक्टर के पास भी चेकिंग के लिए जाए, इतना खतरा, सब कुछ। उस टाइम सोच रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता था, बाहर जाते थे, सामान वगैरह कुछ लेकर आते थे, आरसीएम के प्रोडक्ट्स जैसे तैसे लेकर आते थे। जो स्टॉक था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये सारी चीजें आपके सामने। उस टाइम फिर हालात थोड़े से सुधरे, थोड़ा बहुत खुलासा हुआ, थोड़ा बहुत खुलना खुलना चालू हुआ। तब तक मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई, देखते ही देखते। और ये बात बाहर किसी को नहीं पता था। अब 4 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम, उस टाइम भी मैं सर के साथ मीटिंग करने गई। सर के साथ मीटिंग किया, मीटिंग करके वहां पे जलंधर में ही मेरा स्टे था, हम दोनों वहीं पे रुके। और वहां रात को अचानक 1-2 बजे मुझे अचानक से पेन होने लगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सर को उठाया कि सर मुझे दर्द हो रही है, पेन हो रहा है, अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहां पास के हॉस्पिटल में सर भागते भागते मेरे को लेकर गए, और वो हॉस्पिटल मैडम ने चेकअप किया। तो उस मैम ने बोला कि इनका बच्चा अब बचेगा नहीं, वो नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, आपको इसको क्लीन करवाना पड़ेगा। हम आउट ऑफ टाउन थे, लुधियाना में नहीं थे, या हमारे पास मम्मी नहीं थी, हमारा परिवार नहीं था, और हम दोनों पागलों की तरह आरसीएम के दीवाने। हमें पता था हम घर जाएंगे हमें बहुत डांट पड़ेगी। सर वो रात को 2 बजे लेकर मुझे दौड़े वहां से, दर्द बढ़ती जा रही थी। सर ड्राइव कर रहे थे, हम दोनों अकेले, सर की ड्राइव, फुल स्पीड में गाड़ी, उधर से मैं परेशान, उधर से हाय हाय आवाज निकलती जा रही है। सर को भी नहीं पता था, मतलब उस दिन मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। जैसे तैसे हमने वो 2 घंटे का सफर निकाला, और सर सीधा लुधियाना हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। वहां हॉस्पिटल में पहुंचे, पूरा परिवार वहां पे पहुंच गया, और वहां उसके बाद जाके ट्रीटमेंट चली, वहां पे सारी क्लीनिंग हुई। और बड़ा दुख लगा हमें, हमारे दूसरे बेबी को हमने खोया। उस टाइम मन उदास हो गया बहुत ज्यादा। दोनों जन बहुत अफसोस किए कि यार क्यों गए थे हम इस कंडीशन में। खुशी के टाइम मैंने बहुत फील्ड वर्क किया, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सर ने उस दिन मुझे दोबारा से जिंदगी दी। डॉक्टर बोला जहर फैल सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, माँ को भी खतरा था, आप लोग क्यों इतना रिस्क लिए अपने लाइफ में। पर जैसे तैसे बोला ना, परमात्मा का हाथ, उसने बचा लिया। हॉस्पिटल से घर आए, 2-3 दिन माहौल हमारा ऐसा ही बना रहा।
ना किसी से बात की है ना कुछ। सर अलग रूम में जाके रो लेते थे, मैं अलग रो लेती। फिर मेरे पास कॉल आई यूपी से कि मैम मीटिंग चाहिए आपकी, आपके पास टाइम है? मैं कहा मैं बताऊंगी आपको। मैंने सर को पूछा, सर मीटिंग के लिए कॉल आई है। बोले अगर तू फिजिकल फिट है तो तू जा, क्या करेगी घर बैठ के, रोती रहती है। जो होना था वो हो गया, जिसने आना था वो आ जाता, जिसने जाना था वो चला गया। हम एक बच्चे की परवरिश के लिए थोड़ा ना दुनिया में आए, हमने तो पता नहीं लाखों बच्चों की परवरिश करनी है, आरसीएम से करनी है। इतने बच्चों का जीवन बदलना है। वो कैसे बदलेगा? क्या घर बैठ के बदलेगा? बाहर जाके बदलेगा। मात्र 20 दिन हुए थे उस घटना को। वो 2020 का टाइम, मैंने कहा मैं डर रही थी 2020 का टाइम में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हमने अपना दूसरा बेबी वो 2020 में कोरोना में। और मैं जनवरी में नया साल, जिस आदमी ने मुझे बड़े उत्साह के साथ फोन किया, मैडम नया साल आप ही से शुरुआत कराना। कितने लोगों को उम्मीदें हैं मेरे से, कितनी आशाएं। मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या मैं सबकी उम्मीद पे खरी उतर पाऊंगी? सब इतना प्यार करते हैं, सब इतनी उम्मीदें पाल के रखे मेरे से। मैं परमात्मा को बोलती हूँ मुझे इतनी शक्ति देना, मैं पता नहीं कहाँ पहुंचू, पर मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना, मेरी बातें सुन के, भगवान वो खूब आगे जाए, मेरे से भी आगे जाए, बड़ी बड़ी पिनों पे जाए, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, खासकर महिलाओं का। क्योंकि महिलाओं का जीवन बहुत ज्यादा दुखी वाला हो, उसे हर कहीं ना कहीं से सुनना पड़ता है। वो बेचारी रोती है पर किसी को नहीं बताती अपनी कहानी। पर ये वो स्टेज है, ये वो जगह है जहां पे बीसी सर ने आपको मौका दिया अपना इतिहास रचने। कब तक किसी की कहानी आप पढ़ोगी? अपनी कहानी खुद रच डालो, मत दुनिया की परवाह करो। कोई बुरे वक्त में रोटी नहीं खिलाने आप, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा आपको। जनवरी नया साल 2021, मैं फिर से हिम्मत करके बाहर निकली। मैं लगातार मीटिंग शेड्यूल, मैंने अपने आप को पैक कर लिया, ये नहीं सोचूंगी पुरानी बातें, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ती चली गई। और फिर मार्च का महीना 2021, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके डट के इतना जम के काम किया, क्योंकि जूम का वो असर था, जूम की वो नॉलेज थी। सारी टीम की एक रूपता आ गई, एक बोल आ गई, एक ताकत आ गई। और 2021 मार्च में हमने सुबह सुबह 4 बजे, 31 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे हमने फाउंडर एमराल्ड का लेवल क्लियर। कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमें लगता है वो हमारे जीवन में दुख दिया है, पर हमें ये नहीं पता कल हमारे साथ क्या होने वाला है। जब जो आगे की कहानी होती है पीछे के साथ मैच करेंगे, जोड़ेंगे, तब पता लगता है कि रियल में इसीलिए ऐसा हुआ। 2021 मार्च में हम दोनों हस्बैंड वाइफ फाउंडर एमराल्ड की पिन पे पहुंचे। बड़ी खुशी महसूस हुई। सुबह सुबह 1 तारीख को थोड़ा और समय मिला, एक रॉयल्टी अचीवर और बना, एक रॉयल्टी और क्लियर हुई। और फिर अगले दिन में आराम से लेटे लेटे देख रही थी कि मेरा ड्रीम बोर्ड कहाँ गया। कोरोना के टाइम सारे घर की साफ सफाई किए थे, ज्यादा सामान बाहर नहीं रखते थे कि सब क्लीन करना पड़ेगा, जहां जहां बच्चे छुएंगे खतरा था। फिर हमने उस बोर्ड को निकाला। उस बोर्ड को मैंने कोरोना से पहले लिखा था वहां पे कि हम 2020 में एमराल्ड बनेंगे, पर जब कोरोना आया ना तो मैंने वो लास्ट के 0 को हटा के उसको 1 कर दिया था। और जब मैंने वो बोर्ड देखा 2021 मार्च एमराल्ड अचीवर, तो मेरे आंखों से इतने खुशी के आंसू बहने लग गए। मैंने सर को बोला कि वाकई में जो विजुअलाइजेशन की पावर बताते हैं, जो द सीक्रेट में बताते हैं, वो बोर्ड हमारी जिंदगी में हमारे लिखित गोल को रियल में सच कर डाला। तो दोस्तों ये मेरी 2 परिवार की कहानी थी। फिर कहते हैं ना एक औरत के पास 2 घर होते हैं, 2, एक मायका और एक ससुराल, पर दोनों ही उसके खुद के नहीं होते। माँ बोलती है पराया धन है, सास बोलती है पराये घर से आई। पर आज हमें मौका मिला है 2 कुल का नाम रोशन करने का। जब मैं ऐश्वर्या राय बच्चन बोला करती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं भी बोलती थी मैं भी पूजा अरोड़ा कुछ बनूंगी, मैं भी अपने सरनेम को नहीं हटाऊंगी। और देख लो कुदरती सर भी ऐसे मिले, जब सर से शादी हुई तो सर बोले पूजा अरोड़ा विर्क करना है, पूजा विर्क नहीं करना। मेरे सारे सपने पूरे हुए, आरसीएम से पूरे हुए।
आपके भी सारे सपने पूरे होंगे, आरसीएम से पूरे होंगे। हमें इस गरीबी की रेखा को मिटाना पड़ेगा। हमें आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारी जो लड़की है, हमारी जो बच्ची है ना, इन्हें डायमंड बनाना होगा, ताकि घर घर में जब लड़की पैदा होगी ना, तो लोग बोझ नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे आरसीएम की डायमंड पैदा हुई है, आरसीएम की डायमंड पैदा हुई है। हमें आज अपनी बेटियों को, बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बोलती हूँ बेटियों को बचाओ और बेटियों को आरसीएम बिजनेस में लाके पढ़ाओ और उनकी जिंदगी बनाओ। आज हमारे पास ये आरसीएम बिजनेस का मौका है, इस पे काम करने का। भगवान की दया से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। मैं मायके से भी खुश हूँ, ससुराल से भी खुश हूँ। आज हमारा पूरा परिवार आरसीएम बिजनेस में योगदान दे रहा है। और मैं सबको बताती हूँ कि आरसीएम बिजनेस ना हमारा खानदानी बिजनेस है। जो भी हमें मिलता है तो मैं उनको बोलती हूँ हमारा ये खानदानी बिजनेस है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। जिस माँ की प्रेरणा से पूजा अरोड़ा बनी है, उनको मैं आज नमन करना चाहती हूँ। और जब बीसी सर का कॉल आया तो मैंने आज के दिन को इसीलिए चुना, क्योंकि आज जो उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, हौसला दिया है ना, वो वाकई में उनके हौसले और हिम्मत की वजह से और आरसीएम के प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सभी अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरजीत जी की भी बहुत शानदार कहानी है। गुरजीत जी ने भी बहुत ज्यादा अभाव की जिंदगी देखी है। उनकी कहानी को जब मैंने सुना, उनकी कहानी को अपनाकर अपने अंदर बैठा के दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर आज आपके सामने यहाँ है। मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, मिलकर काम करेंगे, मिलकर बहनों को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी बातचीत यही तक की थी। बहुत अच्छा लगा। बीसी सर ने हम सबको खड़ा किया है, अब हम सब मिलकर बीसी सर के साथ और महिलाओं को खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय आरसीएम। अगर मेरी सारी बहनें मेरी बातों से सहमत है और कामयाब होना चाहती है, एक बार हाथ खड़ा करके बता दे कि हम अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? यस यस। तो मेरी सारी बहनें कहानी लिखने के लिए तैयार है। हमारी पूजा दीदी मुझे नजर आ रही है, संध्या दीदी नजर आ रही है, कल्याणी दीदी नजर आ रही है। एक बात मैं आपको बताऊं, बाहर की दुनिया में मैं पूजा दीदी को बोल रही थी कि बाहर की दुनिया में औरत औरत से जलती है, बाहर की दुनिया में औरत औरत की दुश्मन है, पर आरसीएम बिजनेस में हम सारी बहनें हैं। क्योंकि एक बहन कामयाब होगी ना, तो उसको देख के ऑटोमेटिक दूसरी बहन कामयाब हो जाएगी। और अभी गुरजीत सर आए थे मेरे पास छोटा बुतरू लेकर, बोले इसकी कहानी क्यों नहीं बताई? भगवान की दया से मेरी झोली फिर भर चुकी है। मेरे पास एक छोटा सा बेटा है युवराज, भगवान का भेजा हुआ राजकुमार, मैंने उसका नाम ही युवराज रखा है। और बीसी सर का आशीर्वाद तो उसको भीलवाड़ा में मिल चुका है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ है बताने के लिए, क्या क्या बताऊं और क्या क्या नहीं बताऊं कुछ नहीं समझ में आता। और जब बीसी सर गुरुदेव सामने होते तो सचमुच कुछ नहीं समझ में आता। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। ओवर टू गुरुदेव बीसी सर। एक शानदार क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। सर आपका माइक म्यूट है। आप अनम्यूट कीजिए सर। ऐसा लगता है कि पूजा बोलती रहे, हिंदुस्तान सुनता रहे, क्योंकि पूजा की बातों में दर्द के साथ में बहुत सारा ग्लैमर, बहुत सारी कॉमेडी, बहुत कुछ वो है। लेकिन एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ पूजा की इस बहादुरी को, जिसने बचपन से ही आरसीएम को देखा और आज वो पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम को, और जो नाम पूजा ने किया वो सब महिलाओं को करना है, जो काम पूजा ने किया वो सबको करना है। लेकिन अब हमारी यात्रा को बहुत संबल मिल गया है। तो अब मैं दो चीजें इसमें ऐड करूंगा। एक तो कल की कहानी सुनने के बाद में मेरी भी अभिलाषा हुई, क्योंकि हमने मतलब कल्याणी मैडम की कहानी तो कल पहली बार सुनी। मैंने तो जब भी देखा पंकज जी को, तो मैंने यही देखा कि भाई ये तो पहले आईसीआईसीआई में अच्छी खासी नौकरी करते थे और अच्छे खासे ग्लैमर की दुनिया से आरसीएम में आया। मुझे पता नहीं कि उनकी कहानी में भी इतना दर्द है। और गुरजीत सिंह की भी कहानी इसी मंच पर लेकर आएंगे हम, बिल्कुल, ताकि हमें पता चले। भले ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मंच महिलाओं का है, लेकिन क्योंकि ये बहुत जरूरी है उन कहानियों को समझना जिससे हिंदुस्तान को प्रेरणा लेनी है।
हमें पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को प्रेरित करना है। और पूजा तो मतलब बिल्कुल जब बोलती है तो वो कईयों के दिलों के ताले खोलती है, ये हकीकत है। तो बिल्कुल अब मैं थोड़ा सा जो भी एमरल्ड महिलाएं बैठी है उनसे निवेदन करूंगा कि मैं नहीं बोलूं, आज आप बोलें कुछ। जो संकल्प आज आपने किया हो पूजा को सुनने के बाद में, कल्याणी मैडम को सुनने के बाद में, आज हम आपके संकल्प में बल भरना चाहते हैं। और जब संकल्प मानवता के सामने चला जाता है तो ईश्वर आपके साथ हो जाता है। इसलिए मैं आपको सबको कोस्ट मेरे ख्याल से बनाया हुआ है। जी 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 जी। देखो, सिया मैडम है, संध्या मैडम है, इधर पूजा मौर्य मैडम है, वो तो ऑलरेडी है। इधर हेमलता मैडम को भी आप ले लें, और भी जो भी है। एक बार सब अपना अपना संकल्प आज हिंदुस्तान के, और इधर इश्तियाक मैडम भी है, उनको भी आप मैंने कोर्स बना दिया है। हाँ प्लीज बहुत वन बाय वन धन्यवाद। सब अपने संकल्प आज दोहराएंगे, ताकि पूरा हिंदुस्तान आज आपके संकल्प को सुन के शायद यस कुछ। हाँ यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं संध्या सिंह लखनऊ से, और पिछले 10 सालों से इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब संकल्प की बात आती है। जैसा अभी पूजा दीदी ने बताया कि एनिवर्सरी दिल्ली में जब हुई थी, वहाँ महिलाओं को बुलाया गया था, उसमें मैं सिर्फ गई थी लखनऊ से, और हो सकता है शायद यूपी से मैं गई थी, लेकिन मुझे वहाँ बोलने का मौका नहीं मिला। अकेले मैं गई थी एक महिला होकर के। तो मैंने संकल्प लिया था कि आने वाले समय में जब भी दिल्ली में प्रोग्राम होगा तो यहाँ पर इस मंच पे मैं जरूर खड़ी रहूंगी, और वो संकल्प मैंने लिख लिया था। और कहीं न कहीं ब्रह्मांड में ये तरंग जाती है, और शायद पितामह के दिल में ये बात आई कि महिलाओं के लिए एक जरूर दिल्ली में एनिवर्सरी में एक प्रोग्राम अलग से दिल्ली में रखूंगा। तो ये संकल्प की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक संकल्प ले लेने से, जैसे कि अभी पूजा दी ने बताया कि संकल्प की ताकत से बहुत सी उनके उतार चढ़ाव आए, तो हम लोग के जीवन में, सबके जीवन में आया है। लेकिन एक चीज होती है कि किसी को, मैंने बार बार कहा है कि किसी को मेहनत करके सफलता मिलती है, किसी को ज्यादा मेहनत करके मिलती है, किसी को बहुत ज्यादा करने के बाद भी नहीं मिलती। लेकिन मेरा मानना कि अगर आप आरसीएम में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कामयाबी तो जरूर मिलती है। पूजा दीदी के माध्यम से, कल्याणी दीदी के माध्यम से बहुत सी बहनों ने रिलेट किया होगा। सबका यहाँ पे क्यों क्लियर हो गया। दूसरी, सबके जीवन में संघर्ष होता है, ये क्लियर हो गया। अब आगे अन्य कहानी अभी आएगी मधुसूदन दीदी की, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा हो सके पूरी टीम में महिलाओं को बैठाने का एक संकल्प हम सभी महिलाएं ले लें। बहुत बहुत कल फिर धन्यवाद अलग सर। कल फिर नई कहानी है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा किसका नाम है कल। मधुसूदन लेकिन है, मधुसूदन दीदी का। हाँ हाँ बिल्कुल, जिनका भी है हमारे लिए सब बराबर है। और बिल्कुल, लेकिन हमें रोजाना बिल्कुल इस एक प्रोग्राम को इतना हिट कर देना है यस कि आरसीएम के हर लीडर को इस बात को समझना पड़े कि अब मातृशक्ति को हमें आगे लाना ही होगा। सर, श्योर। हाँ हाँ, सिया मैडम आप बोलेंगे। ठीक है। नमस्ते गुरुदेव को, आरसीएम सभी बहनों को मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो मैंने संकल्प लिया था, जैसे अभी पूजा बहन ने कहा कि क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर क्यों क्लियर हो गया कि हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो हमें क्यों करना है, कहाँ जाना है, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं बिना पढ़ी लिखी हूँ, मुझे साइन करना भी नहीं आता। जब मेरा क्यों क्लियर था कि मुझे इस गरीबी से उठ के और मुझे बहुत ऊपर जाना है, मुझे पढ़ाई-लिखाई नहीं नसीब हुई, तो मैंने सोचा कि पढ़ना-लिखना नहीं हुआ तो मैं बिना पढ़ी-लिखी होके एक अलग इतिहास बना सकती हूँ। मैं अलग एक इतिहास अपना अपने नाम से अपनी एक पहचान बना सकती हूँ। जब मुझे बिज़नेस मिला तो मैंने बस ठान लिया, और मेरा क्यों क्लियर था कि मुझे वो ज़िंदगी नहीं जीना कि जो बच्चों को सम्मेलन से शादी करते हैं। मेरे 4 बच्चे थे, तो मेरे गरीबी बहुत स्थिति खराब थी, तो मैंने बस एक ही संकल्प लिया, मुझे अपने बच्चों की शादी सम्मेलन से नहीं करना, मुझे ऐसी शादी करनी है कि जो हमारी कुशवा समाज में, जो हमारे रिश्तेदारों में किसी ने ना शादी की हो। बस मेरा यही टारगेट था, यही क्यों क्लियर था, इसी के लिए मैंने बिज़नेस किया। तो आज पूजा बहन को मैं बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक हम सब बहनों के लिए बहुत बड़ा वो है ये कि मतलब सब बहनें अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। जैसे पूजा बहन ने किया, कल एक और बहन थी, उनका क्या नाम था?
उनकी भी कल्याणी बहुत जी। शानदार, हाँ, उनकी भी बहुत शानदार कहानी थी। तो सभी बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी बहनों से एक ही निवेदन है कि सभी बहनों को कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को लेके आएँ इस प्रोग्राम में और मैं भी करती हूँ। थैंक यू गुरुदेव। हाँ मैम, इश्तियाक मैडम आपको अनम्यूट पहले कौन अनम्यूट है? इश्तियाक गुरुदेव मैडम सर, को आप, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर और सारे लोगों को जय आरसीएम। वैसे तो पूजा मैडम की वीडियो सुनते रहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी मैडम की वीडियो है। मैडम की एक वीडियो है वो मतलब उसमें इतना शानदार एक व्यक्ति की कहानी बताती हैं कि उनके पास में रोटी थी और चटनी थी। मतलब रोटी थी खाली, वो रोटी ऐसा ही मतलब बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं था वहां पे उनके पास में, और वो बोले रोटी को लेते थे और लगाते थे और खाते थे। तो एक व्यक्ति आया, बोले भाई, बोले क्या लगा करके खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चटनी सोच सोच करके खा रहा हूं। तो बोले अगर चटनी सोच सोच करके आप सोचना ही है तो बोले पनीर क्यों नहीं सोचते हैं? तो उनकी इतनी बेहतरीन वीडियो है, इतनी बेहतरीन कहानी है, बहुत अच्छी अच्छी, और उनसे हम बहुत मोटिवेट होते हैं सर, और बहुत ही मतलब उनसे एजुकेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है। और अभी जिस तरीके मैडम ने बताया कि जिस व्यक्ति का क्यों क्लियर है, तो 100% यहाँ पे जब तक कि आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक के आप आरसीएम में कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, और आपके जो सपने हैं, जिस तरीके की उन्होंने कहा कि मतलब मुझे जो भी मुझे चाहिए तो आरसीएम से ही चाहिए, तो 100% यहाँ पे मम्मी से, पापा से या मायके से, ससुराल से नहीं चाहिए, यहाँ पे आरसीएम से चाहिए, क्योंकि आरसीएम देने के लिए तैयार है, बस हमारा कमिटमेंट होना चाहिए लेने के लिए। तो हम लोग बस इसी तरीके की हमारी भी कहानी है, और बहुत ही शानदार कल कल्याणी मैडम की कहानी थी और आज पूजा मैडम की कहानी, तो बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। बस इसी तरीके कल हम मधुसूदी मैडम की भी कहानी सुनेंगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे सर। थैंक यू सर। कल्याणी मैडम आप जी कुछ गुरुदेव मार्गदर्शन सादर करें। चरण स्पर्श आपको और सभी महिलाओं को। देखिए, मेरा जो संकल्प है, कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये सपना था कि हिंदुस्तान में लाखों कहानियां ऐसी दबी पड़ी हैं और बहुत सी महिलाओं के दिल में आग है, उनको एक जगह नहीं मिल रहा है। और वाकई अगर आप सपने देखते हैं ना तो कोई ना कोई माध्यम मिलता है। आज गुरुदेव के माध्यम से हमें अपने कहानियों को प्रस्तुत करने का और कहानियों को बनाने का मौका मिल रहा है। ये जो हमारी दोपहर की जो कार्यक्रम है, हम सभी महिलाओं को एक संकल्प लेना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उनको लाने का प्रयास आज इस मंच पे सर ने किया है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये समय भी ऐसा समय है कि हम लोग खाली होते हैं, और खाली होते हैं तो क्या करते हैं, घर में धारावाहिक देखते हैं, सास बहू के झगड़े देखते हैं और उसको अपने घर में अप्लाई करते हैं। तो वो देखने से अच्छा है कि कुछ कामयाब लोगों की यहाँ पे कहानी देखें, दिखाएं, इसकी तैयारी करें, फील्ड में जाएं, अपने साथ एक दो महिला को बिठा सकते हैं, आप लिंक भेज सकते हैं। आपकी जितनी बड़ी तैयारी होगी उतनी बड़ी जीत होगी, और ये मौका हम लोगों के पास है। सर, मेरा संकल्प है, मैं तो पर्सनली जब से इस प्रोग्राम को आपने शुरू किया, मैं हर दिन 10 नए महिला को मैं फोन करूंगी। ये मेरा संकल्प है। जो ऑलरेडी आ रही है 10 नए लोगों को मैंने बुलाना चालू कर दिया है इसमें। और बहुत जल्द वो माहौल होगा सर कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ओनली फॉर महिलाओं का प्रोग्राम होगा और आप उसके नायक होंगे। बिल्कुल होगा सर। ये नहीं, हमें नायक नहीं, हमें दर्शक बनना है। अच्छा, जेंट्स में से कोई सीनियर लीडर अगर बैठे हो तो हैंड रेज करेंगे, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी अभिव्यक्ति कोई भी अगर है तो कानाराम जी आप अपनी बात कहेंगे। कानाराम जी को आप अनम्यूट। कानाराम जी। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। सभी बहनों को प्रणाम और सभी भाइयों को प्रणाम। और सर, आज पूरा प्रोग्राम पूजा जी का मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। और सर, मैंने भी आज कम से कम 10 लेडीजों को इस प्रोग्राम में बैठाया था, और मैं भी सर लेडीजों को लेके बहुत अच्छा सर तैयारी कर रहा हूँ। लेडीज बहुत अच्छा फील्ड वर्क दे रही है सर, और ह्यूमन जो प्रोग्राम मोरिंगा क्रीम वगैरह है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीजों को बैठाने का प्रयास करूँगा।
थैंक यू जय सर। सर हमारे बीच में श्री आदरणीय रामेश्वर सिंह जी हैं और माधवानंद जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आपने गुरुदेव वो काम कर दिया जो 22 साल में हो पाया है, वो 2 साल में हो जाएगा इस प्लेटफार्म के माध्यम से। गजब कर दिया सर। मतलब यहाँ से वो रिजल्ट आएगा जो कोई भी नहीं कर पाया, वो आपने कर दिखाया। प्रणाम, सत नमन, कोटि कोटि इन बहनों को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सर। माधवानंद जी प्लीज सर। ज्ञान प्रकाश जी आपको भी अनम्यूट किया हमने। ज्ञान प्रकाश सर भी हैं। हाँ, ज्ञान प्रकाश सर का भी आशीर्वाद लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ये धारा सारी शक्ति से ही सृजित। सबसे पहले दुर्गा, आदिशक्ति, माँ गौरी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, विद्या, धन और बुद्धि की देवियां और पूरे दुनिया का सृजन किया। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मातृ शक्ति जो देवियों से प्रकटित हुई है और प्रस्फुटित हुई है, ये मातृ शक्तियां भी अपनी कामयाबी के साथ जनमानस को कामयाब करेंगी। और आज की ये बच्चियां जो भी हैं, कल की ये माताएं भी हैं, और बहुत सारी कामयाब लेडीज हमें इतनी अच्छी शिक्षा चीजें दे रही है, और इसके सूत्रधार आप हैं। मैंने कहा था कि ब्रह्म कुमारी से आपने ये लेकर के और जन सेवा से कल्याण और सबके भाग्य को बदलने का जो वीणा उठाया है, मैं बार बार उसके लिए आपके चरण वंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भिलवाड़ा में फरवरी में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी मेरे गुरुदेव हैं, सभी को वंदन। थैंक यू। हाँ ज्ञान प्रकाश जी। जी गुरुदेव, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये भारत में एक नया अद्भुत निर्माण हो रहा है, क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्ति पावर, ह्यूमन पावर है, आज दोपहर का जो समय है उसका सदुपयोग हो रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। जो आपका लक्ष्य है, हम सब लोगों का लक्ष्य है कि दिल्ली में 25,000, जब 1,000 लोग यहाँ बैठ रहे हैं, तो इसको 1,000 से 25,000 में होने में समय नहीं लगेगा। बस इसकी पावर को मतलब अवसर नहीं मिला था, अब अवसर पूरा भरपूर मिला है। हम तो पूरी तैयारी किए हैं और कर रहे हैं, और मैसेज फॉरवर्ड करना, कॉल करना, लोगों को इसमें इनवाइट करना। मेरी टीम में तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो 25,000 50,000 ड्यूटी चार्ज गांव-गांव जा करके करती हैं, और अभी वो नेटवर्किंग से रूबरू नहीं है। तो मैं उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ प्रोग्राम में, जिनके कारण में बहुत सारे लोगों का निर्माण हो सकता है, बहुत सारे लोगों का बड़ी-बड़ी अचीवमेंट आ सकता है। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुदेव, और सभी महिलाओं को बहुत-बहुत, मातृशक्ति को बहुत-बहुत बधाई। मैडम संध्या जी हमारी हैं एकदम, उनके बिना तो मैं चल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि इनका जो रोल है आरसीएम बिजनेस में मेरे साथ में पग-पग पर है, हर समय है, सपोर्टिंग 100%, और टीम पे भी है। जब से ये मेरे साथ में मिलकर के काम करती हैं, तो एक जैसे लगता है कि मैं तो पुरुष का पलड़ा लिया हूँ, महिलाओं का पलड़ा इनके कारण से, जैसे मुझे ये नहीं लगता है कि हमारी टीम में महिलाओं का कौन देखभाल करेगा। मुझे कहीं भी लगता है कि कोई भी टीम में महिला आ रही है, तो सबसे पहले मैडम को आगे करता हूँ कि देखिए ये आप इनको संभालिए, इनसे बात करिए और इनको आगे बढ़ाइए। तो वो जो एक सपोर्टिंग मिलता है, अगर बिना उस सपोर्टिंग से इस बिजनेस में कोई सफल नहीं हो सकता, होगा लेकिन वो उससे टाइम लगेगा। तो गुरुदेव बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी महिलाओं को, बहुत-बहुत। काफी लोगों को सुनने की इच्छा रहती है, लेकिन टाइम की मर्यादा, और कहते हैं सिस्टम कहता है कि लोग आपको छोड़ के जाएं, इससे पहले आप लोगों को छोड़ दें। इसलिए फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे, बाकी लोगों को भी कल मौका देंगे।